हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो सब लोग। एक और बात जो बताना है आपको कि कल मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि सारे फॉर्मूला को रिकैप कर लेना अच्छी तरीके से, और सारे लेक्चर्स जो हमने इससे पहले पढ़े हैं उसको रिफर कर लेना एक बार, क्योंकि हमें अभी जो पढ़ना है वो न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ना है। ये लेक्चर और इसके बाद के लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल के अंदर सारे प्रकार के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के अंदर तीन चार करके ऐड कर दूंगा, जो आपको पता चल जाएगा कैसे उसको सॉल्व आउट करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले आपकी ओर से कुछ डाउट्स आए थे, उस डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। एक डाउट ये था कि भाई जैसे कि हमने आखिरी पढ़ा था कि भाई इन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन Cl माइनस आयन ऑक्सीडाइज टू Cl2 गैस इन प्लेस ऑफ वाटर, देन व्हाई सोडियम कैन नॉट रिड्यूस एट कैथोड। कैथोड पे क्यों सोडियम रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ क्लोरीन गैस ही क्यों होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान में आनी चाहिए ये बात सबसे पहली बात, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये एग्जेप्शन केस है। ठीक है, ऐसा दूसरा एग्जेप्शन केस भी यहाँ पे है। देखिए दूसरा केस भी यहाँ पे है। अगर क्वेश्चन आपने पूछा तो मुझे ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट लगा, मैंने वो जान लिया कि भाई आपको ये चीज भी बता दूं मैं, अगर आ जाए एग्जाम के अंदर क्या कि जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था ना कि भाई दोनों एक साथ दौड़ रहे क्लोरीन एंड वाटर, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसीलिए क्लोरीन जाएगा ऑक्सीडाइज होके, ना कि वाटर के अंदर के प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे ऐसी होती है क्या, एनोड के ऊपर जब मैंने सॉल्यूशन लेता हूँ मैं किसका, जहाँ वहां पे मैंने NaCl का सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे मैं Na2SO4 का सॉल्यूशन लेता हूँ अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो सल्फेट आयन, दूसरा एग्जेप्शन है, ये दो एग्जेप्शन ही आते हैं, इसके बाहर का कोई होगा नहीं। ये जो सल्फेट आयन है वो सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, मार्शल एसिड के अंदर। बुचकेट के अंदर आ चुका है एक बार क्या, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड जो है उसके अंदर वो क्या होता है, मार्शल एसिड के आयन के अंदर वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, क्योंकि एनोड के ऊपर प्रोसेस चल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है। ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में। और यहाँ पे क्या होता है, सॉल्टी वाटर यानी कि जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद क्लोरीन एंड सोडियम एटम। बट डाइक्लोरीन में से जो Cl माइनस आयन है वो, और इवन कोई प्रकार का हेलोजन है वो क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एग्जेप्शन केस है, दोनों के दोनों याद रखिएगा। NaCl के अंदर क्लोरीन जाएगा जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और दूसरा जब हमारे पास Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तब जाएगा कौन, सल्फेट जाएगा, और सल्फेट में से क्या बनेगा, मार्शल एसिड बनेगा, S2O8-2 आयन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग। अच्छा है, अच्छा लगा मुझे ये सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्योंकि JEE के लेवल के क्वेश्चन है सब। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन सब हम जो चालू करने वाले हैं वो क्वेश्चंस को खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो मेंस में आ चुके हैं, JEE मेंस में, और सम्स जो है आपके स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा IMP है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सम है इसके अंदर से जनरली जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो इसी के अंदर से आता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए 1 एम्पियर करंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आपको, तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से आती है, और उससे भी पहले ये चीज आपको ग्रास्प हो गई होगी, तो आप इसको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, समझ में आई बात, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, सबने लिख लिया। ठीक है, चलिए मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मूलाज लिखने हैं जो आपके बहुत काम में आने वाले हैं, जो हमने आगे के लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, वो जो लेक्चर्स है वो लेक्चर के अंदर हमने अगर वो सारी चीजें पढ़ी हुई है तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए जरा। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको लिखवाए थे, जो भी फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे, उन फॉर्मूला में से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कहा था कि बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। वो था क्या, मोल का फॉर्मूला, N मोल इज इक्वल टू I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू N फैक्टर। N फैक्टर आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला मैंने समझाया था आपको वेट का, जो वेट अगर आपको ढूंढना हो तो, लेकिन मैंने बात की थी कि हम कंपैरिजन करेंगे तब डायरेक्ट ढूंढेंगे। चलिए वेट और मोल का जो रिलेशन है वो क्या है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, देन गिवन मास इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, या तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, डिराइव हमने ऑलरेडी कर दिया है। दूसरा रिलेशन था वॉल्यूम के बीच का। जब हमें वॉल्यूम ढूंढना हो तो वॉल्यूम किस तरीके से ढूंढते थे, तो कि जो हमारे पास मोल है उसको हम मल्टीप्लाई करते थे 22.4 लीटर सॉल्यूशन को
जो कि किस पे होता था, एसटीपी पे। किस पे होता था, एसटीपी पे। ये 3 फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं क्योंकि ये मोल के साथ रिलेट करते हैं इसलिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा दूसरी बात जो हम यूज करने वाले वो मैंने आपको बताया हुआ है, मोल ऑफ एनोड अपॉन मोल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला है, उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और करे हुए भी है, तो उसको आपको याद रख लेना है अच्छी तरीके से, उसका कैसे हम ढूंढेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, वो सारी बात है, ठीक है। तो एक बात समझिए कि भाई मोल ऑफ एनोड अपॉन मोल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड, ठीक है। चलिए फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से दिमाग में होगा, याद रहना होगा। अब जैसे हर वक्त हम सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करंट पासिंग थ्रू, कितना करंट, 1 एम्पियर। तो जो डेटा है सबसे पहले वो लिख देंगे क्योंकि आप डेटा के ऊपर से आइडेंटिफाई कर पाओगे हमें करना क्या है। इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, माफ कीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच मोल्टन NaCl, NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन सा है, मोल्टन NaCl है। कौन सा है, मोल्टन NaCl, यानी कि यहाँ पे एक्वियस की कोई बात नहीं है, मतलब कि एनोड कैथोड पे जो प्रोडक्ट जाएगी वो NaCl में से ही कोई होगी। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इफ टाइम t इज इक्वल टू 965 सेकंड। एक बात दिमाग में रखिए कि सारे प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें करंट के जो डेटा दिए गए हैं उस करंट के डेटा के अंदर हमें उसको एम्पियर में और टाइम के डेटा को हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है अगर वो किसी दूसरे फॉर्म में दिया है तो, ठीक है। देन फाइंड आउट द वेट ऑफ मेटल एट कैथोड। कैथोड पे जो मेटल जाएगी, कैथोड पे जो मेटल जाने वाली है उसका वेट ढूंढो, और एनोड पे जो गैसेस जाने वाला है उसका वेट ढूंढो एट एसटीपी पे, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना अच्छी तरीके से आता है, ये पहला सम है इसलिए मैं उसके अंदर लिखवाऊंगा, आपको करवाऊंगा, लेकिन इसके बाद के सम के जितने भी सम पढ़ेंगे उसके अंदर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई है किस तरीके से कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड की जाती है। यहाँ पे मोल्टन NaCl है, ये चीज तो हमने ऑलरेडी कर दी है, फिर भी आपको अगर देखना हो तो एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ध्यान रखना, स्टेट बोर्ड का अगर कोई क्वेश्चन है सम्स है तो उसके अंदर भले आपको डायरेक्ट आता है लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। जेडब्ल्यू का MCQ है तो ही हम शॉर्ट ट्रिक से सीधा जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे हर वक्त हम करते हैं, हमारा जो एनोड है वो जो कि पॉजिटिव है, उसके बाद हमारा जो कैथोड जो कि नेगेटिव होगा, जो हर वक्त हम करते हैं बस वही करना है। यहाँ पे एनोड के टुवर्ड्स कौन जाएगा, एनायन जाएगा, मतलब कि कौन जाएगा, एनायन, मतलब कि डाइक्लोरीन गैस जो है वो। एनोड के ऊपर प्रोसेस कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन प्रोसेस होती है। देखिए सारे लेक्चर अगर प्रॉपरली पढ़े होंगे, सारे लेक्चर को प्रॉपरली रिकैप किया होगा तो ये सम आपके लिए कुछ नहीं है, आप खुद भी कर पाओगे। चलिए क्लोरीन माइनस आयन है, अब नेगेटिव आयन है, क्लोरीन जो कि नेगेटिव है उसको डाइक्लोरीन आयन है और आयन में से उसको अपने मेन फॉर्म में जाना है, Cl माइनस है 28, ऑलरेडी 288 हो चुका है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिख ही रहा है ऑक्सीडेशन से तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और डाइक्लोरीन गैस के अंदर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ 1/2 कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें एनोड पे जो प्रोडक्ट मिली वो कौन सी प्रोडक्ट मिली, डाइक्लोरीन गैस। कौन सी प्रोडक्ट मिली हमें, डाइक्लोरीन गैस। एनोड पे हमें कौन सी प्रोडक्ट मिल गई है, डाइक्लोरीन गैस। चलिए कैथोड की बात करते हैं। हमारे पास Na+ था, Na+ तो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन चाहता है ऐड हो क्योंकि उसको रिड्यूस होना है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na के अंदर। यानी कि हमारी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो कि हमें कैथोड पे मिली है वो कौन सी है, सोडियम मेटल मिली है। कौन सी मेटल मिली है, सोडियम मेटल मिली है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था फाइंड आउट द वेट ऑफ मेटल एट कैथोड। मेटल का वेट हमने क्वालिटेटिव कर दिया, अब हम क्वांटिटेटिव करेंगे। मैंने आपको सीक्वेंस में पढ़ाया है सारी बातें, हमने क्वालिटेटिव चीज खत्म कर दी। क्या जाएगा, हु विल ऑक्सीडाइज, हु विल रिड्यूस, मैं सारी बातें आपको सीक्वेंस में बताता आ रहा हूँ।
कि कौन जाएगा, फिर भाई क्लोरीन जाएगा और सोडियम जाएगा। कितना जाएगा वो तो डिपेंड करेगा आपके मोल के ऊपर। आपके पास मोल का फॉर्मूला है ही, कितने किस तरीके से क्या जाना है। क्योंकि देखिए सिंपल है, ये आपको आई दिया हुआ है, आपको टी दिया हुआ है, आपके पास एन फैक्टर भी है, एन फैक्टर भी है, क्योंकि आप जानते हो कौन वहां पे गया है कौन नहीं गया है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर से मोल ढूंढ सकते हो आसानी से, हाँ सीधे तरीके से ढूंढ सकते हैं। क्या हमारे पास फॉर्मूला है, मोल, जैसे कि मैं इन दोनों में से सबसे पहले बात करता हूँ, मोल ऑफ एनोड की बात करते हैं तो मोल ऑफ डाइक्लोरीन गैस, मोल ऑफ, डायरेक्ट बात करता हूँ मोल ऑफ डाइक्लोरीन गैस। तो डाइक्लोरीन गैस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, क्या है, आई इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर ऑफ डाइक्लोरीन। अब समझिए मैंने आपको बताया हुआ है लेकिन आपको फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। डाइक्लोरीन है, डाइक्लोरीन मतलब कि सामने आयन कितने निकलेंगे, Cl माइनस आयन निकलेंगे, लेकिन कितने निकलेंगे, 2, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा 2 1 2, यानी क्या हो जाएगा 2। तो ये दिमाग में रखेगा, भले डाइक्लोरीन है तो इसका जो फैक्टर आएगा और फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर वो क्या रहेगा 2, आपको याद रखना है। वैसे ही H2 के लिए भी क्या होता है, H प्लस आयन बनता है, लेकिन एन फैक्टर जो उसका +1 नहीं होता, आगे 2 आयन होने की वजह से, बायोमोलिक्यूल होने की वजह से वो क्या हो जाता है +2, ठीक है। चलिए एन ऑफ डाइक्लोरीन वो हम मिल गया, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मोल ऑफ डाइक्लोरीन गैस, आई की वैल्यू हमारे पास है 1, टाइम हमारे पास है 965 सेकंड डिवाइड बाय 96500 इंटू 2। चलिए समझ में आई बात। देख लीजिए अच्छी तरीके से क्या करना है आपको, ये तो सीधा उड़ जाएगा 100 से, यानी कि मोल ऑफ डाइक्लोरीन गैस, मोल ऑफ डाइक्लोरीन गैस क्या मिलेगा 1/2 इंटू 100, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 10⁻²। चलिए फिलहाल मोल लिखना है, हमें मोल ढूंढना नहीं है, हमें तो वेट ढूंढना है। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो आंसर है उसको आप अपने मेन फॉर्म में लेके आओ तो बात बनेगी, ठीक है। चलिए अब एक बात और समझ लीजिए, भले आप स्टेट बोर्ड का सम कर रहे हो या जेडब्ल्यू का कर रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको एक कंपैरिजन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया हुआ, क्यों लिखवाया हुआ है कि आपको दूसरी बार ही ऐसी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है ना। क्यों दूसरी बार कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन जैसे कि यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दूसरी बार ना लिखना पड़े, उसीलिए मैंने आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली करवाई हुई है कि भाई Na/Mc, n फैक्टर ऑफ C बाय n फैक्टर ऑफ A अगर कर देते तो दोनों में से एक पता हो तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। हमारा मैथ्स का रूल है तो पहले हम वो ढूंढ लेते, ठीक है। चलिए उसको ढूंढ लेते हैं अब कि भाई n फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन n फैक्टर ऑफ कैथोड, में डायरेक्ट लिख देता हूं। अब एनोड कैथोड लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला के अंदर हमारा n, हमारा जो एनोड है, हमें क्या मिला, हमें एनोड पे डाइक्लोरीन गैस, n फैक्टर ऑफ डाइक्लोरीन अपॉन n फैक्टर ऑफ सोडियम, माफ कीजिए एनोड और कैथोड। अब n फैक्टर ऊपर जाएगा, n फैक्टर ऑफ सोडियम डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ डाइक्लोरीन गैस, ठीक है। सारी वैल्यू हमारे पास है, वो वैल्यू पुट करते हैं। चलिए n डाइक्लोरीन मिल गया है हमें, हाँ फिलहाल उसको रख दे फॉर्मूला के अंदर, जब वैल्यू पुट करनी आएगी तब कर देंगे, पहले n फैक्टर लिख देते हैं। चलो सोडियम का तो n फैक्टर क्या है +1, Na+1, इसका n फैक्टर क्या है 2। सोडियम जो कि हमें ढूंढना है, हमारे पास डाइक्लोरीन तो है ही, तो सोडियम को सब्जेक्ट बना दो, इसको सब्जेक्ट बनाओ, ये ऊपर जाएगा, ये सामने मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। Na सोडियम जो है उसके सामने जो है वो डिवाइड है, बाकी सब ऊपर चला जाएगा, रेडी। यानी n ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के मोल अगर मुझे ढूंढने हो, इसको ऊपर जाने दो, इसको सामने ले लो, यानी कि मोल ऑफ डाइक्लोरीन इंटू 2। चलो डाइक्लोरीन के मोल, हमारे पास डाइक्लोरीन के मोल यहाँ पे मौजूद है, कितने हैं 1/2 इंटू 10⁻², और साथ में 2 तो था ही, ये 2 साथ में यहाँ पे कट हो गया, तो हमें मोल मिल गए, मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 10⁻²। चलो सोडियम के भी हमारे पास मोल आ गए, ठीक है। हमारे पास पहले तो डाइक्लोरीन गैस के मोल आ गए, उसके बाद हमारे पास कौन से मोल आ गए, सोडियम के मोल आ गए। अब मोल और वेट का रिलेशन तो आप जानते ही हो। देखिए फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो ये सारे सम आपके लिए कुछ नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने थियरीज को प्रॉपर्ली पढ़ा है, आपको आता है प्रोडक्ट कैसे जाती है सामने की ओर, तो सारी बातें आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले वेट ऑफ मेटल एट कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे कौन सी मेटल गई है, सोडियम मेटल गई है। देन वेट ऑफ सोडियम जो कि कैथोड पे गया है, हमारा फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ
सोडियम इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम। सिंपल। चलिए मोल ऑफ सोडियम, सोडियम के मोल कितने हैं 10⁻², मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 23, मतलब कि 0.23 ग्राम। चलो सिंपल बात यहाँ पे सामने आ गई। हमारा जो वेट हमें ढूंढना था सोडियम का, वो सोडियम का वेट हमने ढूंढ लिया। कितना आ गया 23, माफ कीजिए 0.23 ग्राम। सिंपल। दूसरा देखिए हमें क्या ढूंढना था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड, माफ कीजिए एनोड एट एसटीपी पे हमें क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ढूंढना है। तो वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ डाइक्लोरीन गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर वॉल्यूम हमारे पास उसका भी रिलेशन है, एसटीपी पे रिलेशन है हमारे पास n इंटू 22.4, वैल्यू रख देते हैं मोल ऑफ डाइक्लोरीन इंटू 22.4 लीटर। डाइक्लोरीन के मोल कहाँ पे है, ये रहा 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 22.4। सिंपल। चलो इसको 2 से पहले तो उड़ा देते हैं, क्या आ जाएगा 11.2 डिवाइड बाई 10, और ये और 2 0 तो थे ही, थोड़ा सिंपल फॉर्म कर देता हूँ बायोलॉजी वालों के लिए, डिवाइड बाई 10 में चला जाएगा, यानी 0.112 मोल आ जाएगा। सिंपल। 0.112 मोल, माफ कीजिए वॉल्यूम है इसलिए क्या लिखेंगे लीटर के अंदर। सिंपल। रेडी। यानी कि वॉल्यूम ऑफ डाइक्लोरीन गैस जो हमें ढूंढना था वो हमें मिल गया। तो देखिए इतना इजी है, और ये इजी है नहीं, आपको इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से दिया है, आपने होमवर्क प्रॉपरली किया है, आपने सारी बातों को, सारे कंसेप्ट को, सारे फंडे को समझा है अच्छी तरीके से। ठीक है, दिमाग में रखिएगा एक बात, सारी चीजें का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वापिस अपना दूसरा सम चालू करते हैं। ठीक है, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से एक बार सम को पढ़ दो और लिख दो। लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा, हमें और भी 2-3 सम पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। सम के अंदर दिया गया है जो डेटा, जैसा मैंने कहा आपको हर वक्त हम डेटा सबसे पहले लिखेंगे। आपको करंट की वैल्यू दी गई है आई दिया गया है, आई जो कितना दिया गया है 100 एम्पियर is flowing through the Na2SO4 aqueous solution। अब हमारे पास Na2SO4 का कौन सा सॉल्यूशन है, aqueous सॉल्यूशन है, मतलब कि पानी वाला सॉल्यूशन है। समझ में आई बात। विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, आपको बता दिया गया है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम, यानी कि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करेगा। फॉर 96.5 सेकंड आपको टाइम दे दिया गया है, 96.5 सेकंड। देन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल ढूंढने हैं आपको। ठीक है, पर एक चीज और बताई गई है साथ में, वो है करंट की एफिशिएंसी। करंट है उसकी जो एफिशिएंसी है वो बताई गई है, कितनी है 90%। बस ये जो डेटा यहाँ पे दिया गया है वो इस सम को थोड़ा अलग बनाता है, और कुछ नहीं है। बाकी तो आपको मोल्स ढूंढने आराम से आते ही है किस तरीके से मोल ढूंढने। ठीक है, यहाँ पे जो करंट की एफिशिएंसी दी गई है वो आपको थोड़ी टफ रहेगी, थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस मेंस में आ चुका है जेडब्ल्यू के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा किस तरीके से उसको सॉल्व आउट करना है। चलिए, सबसे पहले करंट दे दिया गया है हमारे पास, Na2SO4 का एक्वियस सॉल्यूशन है। तो जैसे हम करते हैं हर वक्त, मैंने आपको बताया कि मैं बार बार आपको वो सारी चीजें करके नहीं दूंगा। प्रोडक्ट क्या बनी, कैसे हुई, वो डायरेक्ट लिखना है। हाँ, स्टेट बोर्ड का सम है। एक काम कीजिए, आप जब सम सॉल्व कर रहे हो, खुद अपनी तरीके से जब सम सॉल्व कर रहे हो, तब आपको वो प्रोडक्ट एनोड और कैथोड पे जैसे हमने लास्ट सम के अंदर बताई थी वैसे आपको बतानी है। ठीक है, चलिए इसके अंदर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। हमारा जो एनोड है जो कि बना हुआ है पॉजिटिव पार्ट से, वहां पे कौन जाएगा समझिए। मैं डायरेक्ट Na2SO4, आप लोग खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कैसे ये बना है। आप वीडियो को पॉज करो, एनोड और कैथोड पे क्या आया वो ढूंढो, ढूंढने के बाद एक जगह पे नोट डाउन करो, फिर वीडियो चालू करो और देखो हमारी प्रोडक्ट जो मैं कर रहा हूँ उससे मैच हो रही है कि नहीं। अगर आपको आ जाता है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए एनोड जो कि पॉजिटिव है, Na2SO4 का एक्वियस सॉल्यूशन है। ये सब हमने किया हुआ है हमारे दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर जब हम ये प्रोडक्ट फाइंड करना सीख रहे थे। Na2SO4 का जो एक्वियस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी वाला सॉल्यूशन है, यानी कि अब हमारे कैटायन के साथ वाटर भी जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के तहत जब एनोड की बात चल रही हो तब कौन जाता है, एनोड के अंदर कौन ऑक्सीडाइज होता है, और डाई ऑक्सीजन गैस
किसके अंदर, Na2SO4 के सॉल्यूशन में। एनोड के टुवर्ड्स जो सल्फेट जाएगा SO4-2 और वाटर जाएगा, उसमें से वाटर रहेगा, क्योंकि उसका जो SRP की वैल्यू जो होती है उसकी वो क्या होती है, लो होती है, और ऑक्सीडेशन के लिए तो वही वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है, कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाली है, O2 गैस जो है वो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, और हमारा जो कैथोड है जो कि किससे बना हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जिसको जुड़ा हुआ है, वहां पे कैटायन जाएंगे, और कैटायन के फॉर्म में भी यहाँ पे कौन जाएगा, डाई हाइड्रोजन गैस जाएगा। कौन जाएगा, डाई हाइड्रोजन गैस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सोडियम और वाटर दोनों एक साथ जाएंगे। उसके अंदर वाटर नंबर 7 याद कीजिए, नंबर 7 और नंबर 21, नंबर 7 जो कि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, इन शॉर्ट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आता है, प्रिडिक्ट करना आता है। हमें एनोड पे O2 मिला है, कैथोड पे H2 मिला है, हमें उन दोनों, देखो प्रोडक्ट मिल गई, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के हमें मोल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मोल ढूंढ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइहाइड्रोजन गैस की, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। अब डाइहाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। डाइहाइड्रोजन गैस के मोल हमारे पास फॉर्मूला तो यहाँ पे है ही, बस उसी फॉर्मूला का मैंने कहा था वो फॉर्मूला है जिसका मैं सबसे ज्यादा यूज करूंगा, वो यही फॉर्मूला है, I/2 डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल फैक्टर, माफ कीजिए NF की जो वैल्यू है वो क्या है, H2 के लिए क्या है, मैंने अगले लेक्चर में अगले सम के अंदर आपको बताया क्या रहेगी, 2। डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको दिखाना है तो पहले आप मोल फैक्टर ऑफ H2। ठीक है, चलिए अब ढूंढ लेते हैं। आई की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, 100 एम्पियर। टाइमिंग हमें दिया है 96.5, उसका एक पॉइंट में यहाँ पे हटा देता हूँ और नीचे 10 ले लेता हूँ। नीचे 96500 है ही, और जो फैक्टर है वो कितना दे दिया गया है, 2। चलिए सबसे पहले तो हम इस 0 से 2 0 कट कर देते हैं, 965 यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी 1/2 1/10। तो ये सम जो है वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन अब जो इस सम को थोड़ा अलग बनाता था वो क्या था, वो था करंट की एफिशिएंसी। क्या था, करंट की एफिशिएंसी। करंट की एफिशिएंसी यहाँ पे दी हुई है, बस ये समझो 90% का मतलब क्या, करंट की एफिशिएंसी 90% मतलब कि 90% ही करंट जा रहा है। 100 एम्पियर अगर दे रहे हैं तो उसमें से 90 एम्पियर ही जा रहा है, 10 एम्पियर नहीं जा रहा है, मतलब कि जो जा रहा है वही हमें ढूंढना है। तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी करंट की एफिशिएंसी, यानी 90 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 100 हो जाएगा। हम लिखते हैं ना 90%, सेंट फॉर सेंटी, 90% यानी डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, सीधी बात है। तो वहां पे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के अंदर भी उसकी वैल्यू हमें रख देनी है, तो वो रख देते हैं डिवाइड बाय 100। चलिए इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, नीचे हमारे पास 2 है, इसको कट करोगे तो 2 से पहले हम जैसे कट करते तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। 4.5 यानी 45 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, यानी 45 इंटू 10⁻³ यानी जो हमारे मोल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 45 मिली मोल भी कह सकते हो आप इसको, और 10⁻³ रखना हो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, यानी हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है वो वैल्यू हमें मिलके आ गई है कितनी है, 45 डिवाइड बाय 100 जो था, यहाँ पे देखिए 0 0 कट हो गया है, 965 कट हो गया है, हमने 2 से इसको कट कर दिया, एक 0 था वो भी कट कर दिया है, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आई है वो इतनी मिली मोल मिल गई। चलो मोल ऑफ H2 मिल गया। अब हमें कंपैरिजन कर लेनी है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है मोल ऑफ एनोड, हमारा एनोड कौन है, डाइऑक्सीजन। मोल ऑफ डाइऑक्सीजन अपॉन मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ डाइहाइड्रोजन अपॉन n फैक्टर ऑफ डाइऑक्सीजन, जो की वैल्यू आपको पूरी नोट करनी है। हमारे पास डाइऑक्सीजन गैस तो हमें जो ढूंढना है F तो हमें दिया हुआ है कितना है, 45 इंटू 10⁻³ n फैक्टर ऑफ H2 का n फैक्टर कितना है, 2। O2 का कितना है, 4। कैसे O2 का 4 आया, O2 का जो n फैक्टर है मैं यहाँ बता देता हूँ, n फैक्टर ऑफ O2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो हमारे पास ऐसे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे -2 है, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा फैक्टर n फैक्टर जो कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, चलिए 1/2 सामने जान लीजिए, इसको ढूंढना है। मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 2, 45 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ यानी मोल ऑफ डाइऑक्सीजन इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻³
चलिए, हमारे पास ऑक्सीजन के मोल भी हमें मिल गए हैं और हमें हाइड्रोजन के मोल भी मिल गए हैं। ठीक है, हमने सम यहाँ पे खत्म किया। एक बार फिर से देख लीजिए, सारा डेटा हमें दिया था, डेटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी है और उसको कैलकुलेट करना है। बस कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए सारा क्वेश्चन और उसके बाद लिखिए एन फैक्टर की वैल्यू खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सम चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पूरा सॉल्व किया वो थोड़ा अलग था। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी थोड़ा अलग है। सारे अलग अलग टाइप के सम हम ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से करना। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड कौन इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा कब? जब 33.6 ml H2 एंड O2 गैस इंडिविजुअल नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, इंडिविजुअल नहीं है, H2 और O2 का प्लस करके लिखा हुआ है, H2 और O2 का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक साथ है, जो कितने हैं 33.6 ml इज ऑब्टेन्ड एट STP। STP पे मिलेंगे। ठीक है, नाउ ऑल्सो फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द सेल। चार्ज भी हमें ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए H2 और O2 का कॉम्बिनेशन हमें दिया है, मतलब कि प्रोडक्ट ढूंढने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट तो हमें ऑलरेडी बताई गई है। हमें जब क्या ढूंढना है, सीधा फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द सेल, हमें चार्ज ढूंढना है। ठीक है, बहुत इजी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ज जो ढूंढना है, सब हमें क्या ढूंढना है, जैसे कि चार्ज हम ढूंढ रहे हैं तो चार्ज को हम कहते हैं क्या है, क्यू। तो हर एक जगह पे हमें चार्ज लिखूं, उससे बेटर मैं क्या लिखूंगा, क्यू, क्योंकि थोड़ा लिखते हो तो हमें आसानी रहे। ठीक है, चलिए, अब इन दोनों का टोटल दिया, सम तो थोड़ा समझिए, दोनों का टोटल दिया हुआ है, दोनों का टोटल है, और किसका टोटल है, वॉल्यूम का। मीन्स ऐसा है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP is 33.6 ml। इतना ही, मतलब कि वॉल्यूम जो है, समझिए, थोड़ा उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं, उल्टे जाना है। वॉल्यूम ऑफ O2 ढूंढ ले, वॉल्यूम ऑफ H2 ढूंढ ले। अगर आता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है उनको अगर आता है तो वीडियो पॉज करो, खुद गिनने की ट्राई करो, फिर मेरे आंसर को आपके आंसर के साथ मैच करो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2। पहले वॉल्यूम ऑफ O2 ढूंढ लेते हैं। हमारे पास है फॉर्मूला, ये रहा, वॉल्यूम ऑफ O2 मोल इंटू 22.4। हमारे पास मोल का फॉर्मूला है, हाँ ये रहा, IT, सिंपल। हमारे पास NF भी होगा उस वक्त, और ये IT है ना जो हमें तब्दील कर देगा किसके अंदर, Q के अंदर। ये जो IT है वो तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, Q के अंदर, मतलब हमारे आंसर में Q आ गया। O वाले क्वेश्चन में Q आया, H वाले क्वेश्चन में Q आया, Q को कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे जाने देंगे, Q मिल जाएगा। सिंपल, गिन दें। चलिए, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ O2। लेकिन वॉल्यूम ऑफ O2 के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, उसका मोल। तो पहले मोल ढूंढ लेता हूं मैं। मोल ऑफ O2 गैस I into T divided by 96500 into n factor of डाइऑक्सीजन गैस। सिंपल। नाउ IT दिया हुआ है Q, 96500 into n factor of O2, 96500 एचडी रहने दीजिए। n फैक्टर कितना होगा डाइऑक्सीजन गैस के लिए, n फैक्टर कितना होगा आपको पता होना चाहिए। डाइऑक्सीजन गैस के लिए n फैक्टर कितना होगा 4। अगले शॉट के अंदर हमने वो चीज जानी। चलिए, n ऑफ O2 मिल गया, मोल ऑफ O2, एक का मोल मिल जाए तो दूसरे का मोल भी मिल जाता है। हमारे पास कंपैरिजन वाला फॉर्मूला भी है, मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ H2 अपॉन n फैक्टर ऑफ O2। इसके ऊपर सीधा हमें फॉर्मूला के ऊपर सीधा मिल जाता है। चलिए, O2 तो हमें पता है, हमें n फैक्टर ऑफ H2 ढूंढना है। तो अगर मैं H2 को ढूंढूंगा तो जो सामने होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, बाकी सब ऊपर चले जाएंगे। यानी कि एक स्टेप में यहाँ पे कट कर रहा हूँ, मैथ्स वाले को आ जाएगा, बायो वाले समझिए कि ये इसके सामने ये जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि n फैक्टर ऑफ H2, n फैक्टर ऑफ H2 का n फैक्टर कितना होता है 2, वो कहाँ चला जाएगा नीचे। और ये 4 जो कि O2 का n फैक्टर है, और n फैक्टर ऑफ O2 जो यहाँ पे आया वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर। यानी कि Q
अपॉन 96500 इंटू 4। समझ में आई बात? 4 प्रॉपर लिख देता हूं, हमको समझ में आ जाए। 4 इंटू 96500 इंटू 4, तो डिवाइड में है तो डिवाइड वाला 4 जो है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मतलब कि मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 96500 इंटू 2। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। हाँ, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मोल हमें मिल गए दोनों के। चलिए मोल आ गया, बस वो मोल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सम खत्म कर देंगे, सिंपल। चलिए मोल ऑफ O2 के लिए वॉल्यूम पहले सबसे पहले ढूंढ लेते, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 यानी कि n इंटू 22.4। नहीं, यहाँ पे गलती करोगे, ये ट्विस्ट है। ml दिया है, 33.6 ml दिया है, ये लीटर में है, लीटर एट STP कन्वर्ट करेंगे ml, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए n हमें दिया हुआ, O2 के लिए कितना है, Q अपॉन 96500 इंटू 4 इंटू 22400। सिंपल। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको ये ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, आगे जाके सॉल्व करिए, या यहाँ आपको जो कट करना चाहते हो उसको कट कर, जैसे कि 0, ये 0 जैसे कि कट हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। 224 डिवाइड बाय 965 इंटू 4। चलिए ये हो गया वॉल्यूम ऑफ O2। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं क्योंकि वैल्यू इसके अंदर पुट करनी रहेगी हमें O2 की, इसलिए। चलिए वैसे ही N2 माफ कीजिए H2 ढूंढ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ H2, मोल ऑफ H2, यहाँ पे O2 रह गया, मोल ऑफ H2 इंटू ये भी ml में है, ये आ जाएगा इतना ml। चलिए n ऑफ H2 ये रहा, Q इंटू माफ कीजिए Q डिवाइड बाय 96500 इंटू 2 इंटू 22400। यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा, सिंपल। इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, Q इंटू 224 1 डिवाइड बाय 965, ओनली 965 रहेगा, 0 तो कट हो गया है, इंटू 2, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ H2। चलिए वॉल्यूम ऑफ O2 और वॉल्यूम ऑफ H2, ये दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी, ये दोनों की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, हमारे फॉर्मूला के अंदर। चलिए ये रहा, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है, Q प्लस 2 माफ कीजिए Q इंटू 224 1 डिवाइड बाय 965 इंटू 4 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है, ये रहा, Q इंटू 224 डिवाइड बाय 965 इंटू 2 इज इक्वल टू 33.6। सिंपल। जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लो, बाकी राइट हैंड साइड पे जाने दो, और कुछ कॉमन करके हमें जो ढूंढना है वही रखना है तो वही भी आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि सारा चीज कॉमन लेके फिर आप राइट हैंड साइड दो तो भी प्रॉब्लम, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अपने आप से हो जाएगा। एलसीएम लेके करना हो तो भी हो जाएगा, अब तो कैलकुलेटिव टर्म है, ठीक है। मैं सारी चीजों को कॉमन लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई के सामने सीधा जान देना पड़ेगा, इसलिए मैं Q ऊपर 224 और नीचे 965 के साथ और 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो सिर्फ अंदर रह जाएगा क्या, यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे 1, यानी कि ये क्या बन जाएगा 3/2। समझिएगा, ये पूरे और ये पूरे में से मैंने ये चीज कॉमन ले ली, इज इक्वल टू 33.6, यानी ये 3/2 है। अब Q को सब्जेक्ट बनाओ, डायरेक्ट एक स्टेप में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप में थोड़ा कट कर रहा हूँ, क्या 3/2 का 2 चला जाएगा ऊपर, 33.6 इंटू 2, समझिएगा 3/2 हुआ ना, ये 1 प्लस 1/2, एक और आधा, डेढ़ मतलब 3/2, 2 1 2 प्लस 1 3/2, उसमें 2 ऊपर तो 3 नीचे जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों है वो सामने की ओर ऊपर जाएंगे, आ जाएंगे। 965 इंटू 2,
ये दोनों में से ये तो सब्जेक्ट बना हुआ है, मतलब ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 2 2 4। अब मैं ये जो पॉइंट है वो पॉइंट यहां से हटा देता हूं तो एक 10 नीचे जाएगा। सिंपल, समझ में आई बात। चलिए अब सारी चीज कट करके डायरेक्ट हम चार्ज की वैल्यू लिखेंगे जो हमारा आंसर बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले इसको उड़ा दीजिए, 1 3 1 जा 2 जा, ये 1 1 2 हो गया, सीधा उड़ गया इसको 2 से, ये 2 2 भी उड़ गया साथ में। सिंपल, और कोई गलती दिख रही है? नहीं, ठीक है ना। चलिए अब डिवाइड में 10 रह गया, 965 इंटू 2 करो, 965 इंटू 2। तो देखिए ये 9, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 965 इंटू 2 करो, 2 को इससे डिवाइड करो, डिवाइड करना है जैसे 5 से डिवाइड कर दिया तो इसको 5 से उड़ा दीजिए, 5 1 जा 5, 4 बाजू 4 ले लेते हैं, 9 जा 1 ले लेते हैं, 3 जा, यानी कि हमारा जो Q है वो कितना आएगा, 193 कूलम, यानी इतना कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तब जाके इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात किस तरीके से सॉल्व करना है। कैलकुलेटिव टर्म है, हमें फॉर्मूला अगर पता हो, कॉन्सेप्ट आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अगर किया है तो जेडब्ल्यू का क्वेश्चन तो बहुत, सॉरी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप आसानी से कर ही पाओगे, लेकिन जेडब्ल्यू का क्वेश्चन भी आप आइडेंटिफाई करके आसानी से उसको ट्रिक की मदद से सॉल्व कर पाओगे। एकदम ट्रिकी अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे, ट्विस्ट दिया है तो भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कुछ सम और भी मैंने बाकी रखे हैं, वो लेक्चर नंबर 10 के अंदर खत्म करेंगे, लेक्चर नंबर 9 के अंदर इतना तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और सारी चीजों को अच्छी तरीके से लिखो, खास टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट कराओ। सब लोग होमवर्क सबमिट टाइम टू टाइम नहीं करवा रहे हैं, पढ़ो, तुरंत लिखो, तुरंत होमवर्क करो, तो ही आपको समझ में आएगा। गैप हो जाएगा तो दिक्कत होगी आपके लिए, पहले दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो, फिर उसको रिकैप करना ही रहेगा। ठीक है, तो बीच में गैप ज्यादा ना रहे उसका खास ध्यान रखो, होमवर्क टाइम से करो। आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे लेक्चर नंबर 10 के अंदर।